नमस्कार मेरे प्यारे YouTube के साथियों, मैं हूं मिस्टर एक्स और आज आपके लिए बहुत ही ज़बरदस्त कहानी लेकर के आ चुका हूं। इस कहानी को सुनने से पहले मैं आपसे कहूंगा कि अगर आप भूत, प्रेत, आत्माओं आदि में विश्वास नहीं करते हैं और इन सब को केवल एक कहानियां मानते हैं, तो आपका ये विश्वास आज टूटने वाला है। मैं आज आपके साथ एक ऐसी ही लड़की की कहानी शेयर करने वाला हूं जो उन लोगों को जैसे ही थी जो इन सभी चीजों को बकवास मानते थे, लेकिन जब ये सारी घटनाएं उसकी आंखों के सामने घटित हुई, उसने जो एहसास किया, उसके साथ जो बीती और जो दर्द उसने झेला, उसके बाद उसे इन सभी चीजों पर यकीन हो गया कि अगर दुनिया में पॉजिटिव एनर्जी है तो कहीं ना कहीं नेगेटिव एनर्जी भी होती है। अगर ईश्वर होते हैं तो फिर आत्माएं भी होती हैं। आज की कहानी प्रियंका की है और प्रियंका ने मुझे बताया कि वो कभी भी भूत, प्रेत और आत्माओं आदि पर विश्वास नहीं करती थी। अब प्रियंका पढ़ी लिखी लड़की है तो उसे तांत्रिक आत्मा या भूत प्रेत ये सब कुछ ढकोसले लगते थे, लेकिन जब उसकी शादी हो गई और शादी होने के बाद वो शहर में एक नए मकान में शिफ्ट होती है, तो वहां पर उसने इन सभी चीजों को महसूस किया और उसने अपनी आंखों से एक या दो आत्माओं को नहीं बल्कि चार आत्माओं को देखा। ये तो भला हो कि वो आत्माएं प्रियंका के शरीर के साथ नहीं जुड़ी। प्रियंका ने इन सभी आत्माओं को एक लड़की के शरीर में देखा था। प्रियंका ने अपनी ओर से पूरी कोशिश की थी वो इन आत्माओं को भगा सके और उस लड़की की जान बचा सके, लेकिन बाद में उसकी खुद की जान मुश्किल में पड़ जाती है और जिन आत्माओं को वो मजाक समझा करती थी, उसे एहसास हुआ कि वो असलियत में इस दुनिया में निवास करती है। तो चलिए आज की एक कहानी को शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा। मैं चाहता हूं कि आपका और मेरा रिश्ता एकदम दिल से जुड़ जाए और इसके लिए आपको इस चैनल को सब्सक्राइब करना होगा। और हाँ, जितने भी लोग नए हैं जो पहली बार इस चैनल पर कहानी सुनने के लिए आए हैं, तो मैं उनका हृदय की गहराई से हार्दिक अभिनंदन करता हूं और उन्हें आमंत्रित करता हूं हमारी इस फैमिली का मेंबर बनने के लिए। और सभी लोग एक बार कमेंट बॉक्स में अपना परिचय जरूर दे दें कि वो कहां से है और कितने सालों से हॉरर स्टोरीज सुनते आ रहे हैं। तो चलिए इस स्टोरी को शुरू करते हैं और आगे की स्टोरी आप प्रियंका के पर्सपेक्टिव से ही सुनने वाले हैं जो उन्होंने हमारे साथ शेयर किया है। नमस्कार साथियों, मैं हूं प्रियंका। मैं थोड़ी मॉडर्न जमाने की लड़की हूं, साइंस को ज्यादा मानती हूं और हर चीज की तह तक जाना, उसकी जड़ तक पहुंचना मेरा बचपन से ही शौक रहा है। मेरे पति की जब नई जॉब लगी तो हम एक नए मकान में शिफ्ट हुए और मेरे पति यानी रणवीर बहुत ही शांत स्वभाव का है, इसलिए उसे शांति पसंद है। वह बहुत संगीत प्रेमी भी है। हालांकि ऐसा नहीं है कि मुझे संगीत पसंद नहीं, मुझे भी संगीत बहुत पसंद है। हमारी अभी नई नई शादी हुई है और शादी होते ही रणवीर की जॉब भी लग गई, इसलिए वो मुझे कहते रहते हैं कि राधिका, तुम मेरे लिए बहुत भाग्यशाली साबित हुई हो। वह मुझको जी जान से चाहते हैं और मैं भी रणवीर को बहुत प्यार करती हूँ। आज हम दोनों अपने इस नए किराए के मकान में बहुत खुश हैं। आसपास का वातावरण भी हरियाली से भरा है। घूमने के लिए मकान से थोड़ी दूर एक पार्क है जिसमें सब लोग शाम को टहलते हैं और बच्चे खेलते हैं। आज मेरा भी वहां जाने का काफी मन है। मैंने सोच रखा था कि शाम को रणवीर और मैं दोनों लोग उस पार्क में टहलने जाएंगे और शाम होते ही रणवीर ऑफिस से आ जाता है। मैं और रणवीर दोनों तैयार होकर पार्क की ओर चल देते हैं। पार्क का माहौल बहुत ही सुहावना है और हम दोनों देर रात तक कुछ समय पार्क में बिताकर घूमते टहलते बाहर का खाना खाकर अपने घर की ओर वापस आते हैं। अचानक मेरी नजर अपने घर से ठीक सामने वाले घर पर पड़ती है, जो कि 3 मंजिला मकान बिल्कुल सुनसान पड़ा हुआ है। उस मकान को देखते ही मेरी नजर जैसे उसी मकान पर टिक गई हो। मैंने रणवीर से कहा, देखो यह सामने वाला मकान कितना वीरान सा लग रहा है, जैसे यहां कोई आता ही ना हो। रणवीर उस मकान को देखता हुआ कहता है, ऐसा थोड़ी हो सकता है, अभी 1 हफ्ते बाद देखना किराएदारों से यह मकान भर जाएगा। रणवीर की बातों को सुनकर मैंने कहा, नहीं रणवीर, मुझे इस मकान को देखते ही कुछ जैसे नकारात्मक भाव आ रहे हैं। मेरे मुंह से ये बातें सुनकर रणवीर कहता है, ऐसी बातें नहीं सोचते,
चलो अब सोने का समय हो गया है, सुबह जल्दी उठकर मुझे ऑफिस जाना है और तुम्हें खाना बनाना है। लेकिन मेरे दिमाग में कहीं ना कहीं उसी मकान को लेकर कुछ बातें गूंज रही थीं और बार बार ना चाहने पर भी उसी मकान का दृश्य मेरी आंखों के आगे घूम रहा है। सुबह होते ही मैं रणवीर के लिए नाश्ता बनाने लगती हूँ और ऑफिस के लिए लंच टिफिन पैक कर रणवीर के बैग में रख देती हूँ और फिर अपने काम में लग जाती हूँ। रणवीर भी अपना बैग लेकर ऑफिस की ओर मेरे को बाएं करके निकल जाता है। मैं घर का सारा काम खत्म करके संगीत सुनने बैठ जाती हूँ। अचानक खिड़की का दरवाजा हवा के झोंके से बहुत तेज खुल जाता है और खिड़की के खुलते ही मेरी नजरों के सामने वही मकान एकदम साफ नजर आने लगता है। मेरा दिलो दिमाग फिर उसी मकान पर अटक जाता है। इतने में अचानक मकान मालकिन की लड़की माहिका आती हुई कहती है, आंटी मेरा घर आपको कैसा लगा? आप यहाँ खुश तो है ना? चलिए मैं आपके साथ थोड़ी देर समय बताती हूँ, क्योंकि मैंने पढ़ाई कर ली है और मम्मी ने कहा है कि मैं आपके साथ थोड़ी देर एंजॉय करूं। माहिका को देखते ही मैं बहुत खुश हो गई और बोली, बहुत अच्छा किया तुमने आकर, मुझे भी कोई बोलने बात करने वाला मिल गया। आओ बैठो, क्या खाओगी? उस समय घर में सबसे तेज बनने वाला आइटम मैगी था, तो मैं माहिका के लिए मैगी बनाकर लाती हूँ और माहिका बड़े प्यार से मैगी खाती हुई कहती है, आंटी मुझे मैगी बहुत पसंद है। इस पर मैं भी हंसती हुई कहती हूँ, बच्चों को तो वैसे भी मैगी बहुत पसंद रहती है, और तुम किस क्लास में हो? मेरे सवाल पर माहिका कहती है, मैं 10th स्टैंडर्ड में हूँ और आंटी मुझे डांस बहुत पसंद है। इस पर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और उसे कहती हूँ, मुझे भी बहुत पसंद है, और मैं म्यूजिक सिस्टम को और तेज कर देती हूँ। लेकिन अचानक बहुत तेज मौसम बिगड़ने से, आंधी आने से खिड़कियां और दरवाजे खटपट करके बंद और खुलने लगती हैं। इस पर मेरी नज़र फिर से उसी मकान पर पड़ती है और मन में सोचती हूँ, क्यों ना माहिका से पूछें इस मकान के बारे में, इन लोगों को तो पता ही होगा। मैंने माहिका से कहा, माहिका इधर आओ। माहिका भी मेरे पास खिड़की के पास जाती है। मैंने कहा, यह सामने वाला मकान कुछ अजीब सा नहीं लगता? लेकिन माहिका उस मकान के बारे में कुछ भी कहने से इनकार कर देती है, लेकिन मेरे बहुत पूछने पर बताती है, आंटी ये बहुत डरावना मकान है, कुछ लोग इसे श्रापित मकान भी कहते हैं। मैं जब से जानती हूँ इस मकान में कोई भी रहने नहीं आया। इतना बताने के बाद वो कहती है कि आंटी मुझे पढ़ना है, ये कहकर चली जाती है। इस पर मेरे को कुछ समझ में नहीं आता और मैं उसी मकान के सोचने के उधेड़ बुन में लग जाती हूँ। शाम हो जाती है, रणवीर और मैं खाना खाकर सो जाते हैं। मैं गहरी नींद में सो रही थी। अचानक मेरे को रात में प्यास लगती है और मैं उठकर आधी खुली आंखों की नींद में चलकर फ्रिज तक पहुंचती हूँ। इतने में ही जैसे मैं किचन से गिलास लेने जाती हूँ, मुझे ऐसा लगता है जैसे खिड़की के सामने से कोई सफ़ेद साया लहराकर निकल गया। यह देखकर मेरी नींद उड़ जाती है और डर के कारण मैं एकदम जड़ से खड़ी रह जाती हूँ। पसीने से लथपथ हो जाती हूँ। मेरे मुंह से आवाज भी नहीं निकलती कि मैं रणवीर को आवाज दे दूं। मेरी प्यास न जाने कहाँ चली गई और मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। बार बार मेरे मन यही सवाल चल रहा था, जैसे यह क्या था जो मेरी आंखों ने देखा। इतने में थोड़ी देर में रणवीर वहां आता है और पूछता है, राधिका क्या हुआ? इस पर मैं उसे सब कुछ बताती हूँ, लेकिन रणवीर कहता है, यह तुम्हारा वहम है। लेकिन मैंने कहा, नहीं रणवीर, मेरी आंखों ने देखा है, मैं झूठ नहीं बोल रही हूं। अभी अभी इस खिड़की के सामने से कोई सफेद साया गया है। यह सुनकर रणवीर को बहुत तेज हंसी आती है और कहता है, राधिका तुम भी ना, आधी रात को तुम्हें मजाक सूझ रहा है, चलो सो जाओ। ऐसा कुछ नहीं है, यह सब बातें झूठी होती हैं। लेकिन मैं बार बार रणवीर को विश्वास दिलाती रही, लेकिन रणवीर मेरी बातों को डालते हुए कहता है, चलो सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है। लेकिन मेरी नींद उड़ चुकी थी। मेरी निगाहें बार बार उस खिड़की की ओर जा रही थी। सुबह होते ही मैं जल्दी से किचन में जुट गई। इतने में रणवीर भी तैयार होकर आ जाता है। मैंने रणवीर को नाश्ता देते हुए कहा, मैंने तुम्हारा टिफिन बैग में रख दिया है।
रणवीर नाश्ता करके अपना बैग लेकर ऑफिस की ओर निकल जाता है। रणवीर के ऑफिस जाते ही मैं अपने मकान मालकिन के पास जाती हूँ और रात के हादसे को बताती हूँ। इस बात को सुनकर मकान मालकिन भी थोड़ी देर तो चुप हो जाती है। तो मैंने उन्हें कहा, आंटी, यह सच है, मेरी आंखों ने रात को उस खिड़की से सफेद साया देखा है। क्या कुछ ऐसा है? मेरी बातों को सुनकर मकान मालकिन कहती है, हो सकता है तुम सच कह रही हो, तुम्हारी आंखों ने कुछ देखा हो। मैंने फिर से कहा, नहीं, मैंने साफ साफ अपनी आंखों से देखा है। मेरी बातों का जवाब देती हुई मकान मालकिन कहती है, देखो, मेरे घर में कुछ नहीं है। हाँ, ये सामने वाले मकान में कुछ आत्माएं रहती हैं। तुम भूल कर भी कभी उस मकान की ओर मत जाना। मैं ये सुनकर स्तब्ध रह जाती हूं, क्योंकि जब मैंने पहली बार इस मकान को देखा था तभी मेरे मन में कुछ अजीब अजीब भाव आने लगे थे। आज वही बातें सच साबित हो रही हैं, लेकिन मेरे मन में अब उस मकान के रहस्य को जानने की उत्सुकता बढ़ती जा रही थी और मैंने अपने मकान मालकिन से पूछा, बताइए, क्या है उस मकान का रहस्य? मेरे बार बार पूछने पर मकान मालकिन बताती है, यह जो तुम मकान देख रही हो, यह कोई मामूली मकान नहीं है। ये मेरे सामने की घटना है। यह 3 मंजिला मकान एक अमीर पैसे वाला दंपति का था और इस मकान में कई किराएदार रहते थे, लेकिन नीतीश राणे, जो इस मकान का मालिक था, उसकी किसी से बनती नहीं थी और इस मकान में 8 दुकानें भी थीं। सोचो राधिका, 3 मंजिले मकान में कितने किराएदार और नीचे इतनी दुकानें और व्यवसाय भी उसका बहुत अच्छा चल रहा था। लेकिन आज ऐसा क्या हुआ कि आज इस मकान में कोई भी नहीं है? इसके साए से भी लोग डरते हैं। इस पर मैंने हैरान होकर उनसे कहा, क्या घटना घटी थी, बताइए। मेरी यह बात सुनकर मकान मालकिन मुझे उस घटना के बारे में बताती है। वो कहने लगी, इतने किराएदारों में एक किराएदार ऐसा भी था जिनके आपस में पति पत्नी में झगड़ा होता रहता था। फिर अचानक एक दिन उसने अपने 3 बच्चों समेत आग लगा ली और चारों लोग उस आग झुलस कर खत्म हो गए, जिसकी वजह से यह मकान अब आत्माओं का मकान है। उन आत्माओं ने यहां पर किसी को रहने नहीं दिया। आए दिन घटनाएं आज भी होती रहती हैं। लेकिन मैंने उनकी इस बात को सुनकर कहा, मालकिन जी, आज के पढ़े लिखे इस युग में आत्माएं नहीं होती। तो मकान मालकिन ने कहा, जब अदृश्य शक्ति ईश्वर की है तो यह अदृश्य शक्ति आत्माओं की भी है। लेकिन मेरे को इस बात पर कोई विश्वास नहीं हुआ और मुझे उस मकान को और गहराई से जानने की जिज्ञासा होने लगी। मैं जब तब उसी के बारे में सोचती रहती। आखिर मैंने एक दिन ठान लिया और मैं चल पड़ी उस मकान की ओर। मुझे उस ओर जाते देख एक बूढ़े आदमी ने कहा, उधर कहाँ जा रही हो बेटी? क्या तुम यहां पर नई हो? तुम्हें नहीं पता इस मकान के बारे में? मैंने उनकी बात सुनकर कोई जवाब नहीं दिया और आगे बढ़ती चली गई। मैं जैसे जैसे उस मकान के पास जा रही थी, ऐसे लग रहा था जैसे उस मकान की दीवारें चीखों से भरी पड़ी हैं। हर ईंट में चीत्कार समाई हुई है। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रही थी, मेरे अंदर नकारात्मक भाव समाते चले जा रहे थे, लेकिन मैं पीछे की ओर नहीं लौटी। मैं आगे ही बढ़ती जा रही थी, क्योंकि मेरे को बचपन से ही किसी भी चीज को जानने की बड़ी आतुरता रहती थी, जब तक मैं तह तक न पहुंच जाऊं। और आज उसी जानने की इच्छा ने मेरे को यहां तक आगे बढ़ा दिया। मैंने जैसे ही उस मकान की दीवार को छुआ, ऐसे लगा जैसे कटीले वृक्ष के कांटे को छुआ हो और मेरी उंगली से खून निकलने लगा। इस पर मैं डर गई, लेकिन मैं रुकना नहीं चाहती थी। मैंने उस मकान की लगी जाली से देखने की कोशिश की तो हवा साई साई कर रही थी। पूरा मकान, जिसमें न जाने कितने कमरे थे, बड़ा सा आंगन, सब कुछ मुझे जाली से दिख रहा था। इतने में पीछे से एक औरत आती हुई कहती है, हाय, तुम कहां जाकर ही हो? वहां मत जाना। पीछे से अचानक इस इतनी तेज आवाज को सुनकर एक बार को मेरे रोंगटे खड़े हो गए। फिर मैंने संभलते हुए कहा, क्या है इस मकान में ऐसा? इस पर वह औरत कोई जवाब ना देते हुए बड़ी तेजी से निकल गई। मैंने उस मकान का दरवाजा जैसे ही खोला, वो बड़ी तेज चर की आवाज में खुलता है। अंदर देखते ही मेरी आंखें फटी रह जाती हैं। दरवाजों से उठता हुआ धुआं मेरी आंखें साफ देख रही थी, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे
अभी यह घटना घटी हो। धू धू करके दरवाजे सुलग रहे थे। उस धुएं से मेरे को बेचैनी महसूस हो रही थी। अचानक मेरे कानों में बच्चों के रोने की आवाज गूंज गई। इतने में कोई औरत बहुत तेज चिल्लाती हुई आती है। मैं इन सब आवाजों को बिल्कुल साफ साफ सुन रही थी, लेकिन अब मेरी जिज्ञासा और तीव्र हो चुकी थी। मैं इन सब चीजों को करीब से देखना चाह रही थी। उस घर के जीनों पर एक मोटी परत धूल की जमी हुई थी, जैसे बरसों से यहाँ कोई आया ना हो। अथाह जाले, हर तरफ कीड़े मकोड़ों की आवाज बरसों से इस मकान के बंद होने के सबूत दे रहे थे। लेकिन दूसरे ही पल सब शांत था। ना कोई धुआं, ना कोई आवाज, बस केवल साए सन्नाटा छाया हुआ था। मैं एक एक करके जीने चढ़ने लगी। इतने में फिर से मेरे कानों ने आवाज सुनी, जैसे कोई औरत लोरी गा रही है। एक मधुर आवाज मेरे कानों में पड़ रही थी। मैं अंदर तक कांप गई। मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि अब एक जीने और भी आगे बढ़े। इतने में मेरी आंखों के सामने वही सफेद साया फिर से घूम गया, जो मैंने उस रात अपनी खिड़की से देखा था। यह देखते ही मैं डर से सहम गई और तेजी से जीने उतरने लगी। इतने में ऐसा लगा जैसे किसी ने मेरे को पीछे से धक्का दिया और मैं 4 जीने एक साथ नीचे उतर गई और मुंह के बल गिरने से बची। मैं तेज कदमों में वापस अपने घर की ओर आने लगी। रास्ते में मुझे इस तरह आता देख माहिका ने पूछा, क्या हुआ आंटी? आपको क्या हुआ है? आप कहां से आ रही हैं और इतना हाफ क्यों रही हैं? लेकिन मेरे मुंह से कोई आवाज नहीं निकलती। मैं डर की वजह से एकदम सहम सी गई थी। बोलने की कोशिश बार बार कर रही थी, लेकिन मुंह से आवाज ही नहीं निकल रही थी। मैं सीधे दौड़ती हुई अपने कमरे में गई और एक गिलास पानी पीकर चुपचाप बिस्तर पर लेट गई। फिर मुझे ऐसा लगा जैसे कोई बेहोशी सी आ गई, लेकिन आंखें बंद करने पर भी मुझे वही सफेद साया नजर आ रहा था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था जो मैंने देखा या सुना, जो मुझे महसूस हुआ। क्या यह सच है? आज भी ऐसा होता है क्या? मैंने उठता हुआ धुआं देखा था, लेकिन दूसरे पल सब कुछ साफ था। यह क्या था? क्या उस घर में बच्चों और औरत की आत्मा की आवाज है? मेरे कान ने जो एकदम साफ सुनी थी, क्या यह सच है? क्या अब भी वह आत्मा वहां रहती है? उस मकान की ईंट तक इतनी डरावनी हो सकती है। दरवाजे जैसे आधे जल के काले भूत जैसे दिख रहे थे। हर जगह अंधकार, चीत्कार और डर ही समाया था। वह मकान बेजुबान होते हुए भी जाने कितनी डरावनी दास्तान उगल रहा था। आज मेरे को अपनी जिंदगी में पहली बार यह अनुभव मिला था। अब मेरे सोचने की शक्ति भी बंद हो चुकी थी, क्योंकि बार बार मैं इन्हीं दृश्यों पर विश्वास नहीं कर पा रही थी जो मेरी आंखों ने देखा। क्या यह सच है या झूठ? इतने में दरवाजे पर बेल बजती है। मैं दरवाजा खोलती हूं तो रणवीर ऑफिस से वापस आ गया था। मैं रणवीर को कुछ नहीं बताती हूं और उसके लिए किचन में चाय बनाने लग जाती हूं। रात को डिनर करके मैं और रणवीर दोनों अपने कमरे में सोने चले जाते हैं। दिन भर का थका हारा रणवीर बिस्तर पर बेसुध पड़ जाता है। उसको जाने कब गहरी नींद आ गई, पता ही नहीं चला। लेकिन मेरी आंखों से नींद तो कोसों दूर थी। मैं चाह कर भी नहीं सो पा रही थी। आंखें बंद करने पर मेरे को वही साया, वही आवाजें, उठता धुआं, सारे दृश्य सजीव होकर तैर जाते। मैं अभी भी नहीं समझ पा रही थी, क्या ऐसा हो सकता है? इस बात को हुए इतने साल हो गए, लेकिन क्या मेरी आंखों ने जो देखा वह सच था? लेकिन अगले ही पल सब कुछ शांत कैसे हो गया था, जैसे लगा कुछ हुआ ही नहीं। इतने में वह बच्चों की आवाजें, क्या वह आत्माएं आज भी वहां रहती हैं? यह मकान इतने सालों से क्यों खाली पड़ा है? कोई रहने क्यों नहीं आया? इतनी घनी बीचों बीच बस्ती में यह वीरान सा मकान, जिसको देखते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, किसी ने इसकी ओर रुख करने की हिम्मत क्यों नहीं की? मेरा मन कई अनजाने प्रश्न और रहस्य में उलझा हुआ था। और मेरी विडंबना देखो कि मैं चाहकर भी रणवीर से कोई बात नहीं कर सकती थी, क्योंकि मुझे पता है रणवीर मुझे जाने से मना कर देगा। लेकिन मेरा जिज्ञासु मन कहाँ रुक पाता है, क्योंकि यह जिज्ञासा का लक्षण तो जन्म से लेकर आई हूं। जब तक जान ना हूं, उस तह तक पहुंच ना जाऊं। मेरा मन मान नहीं सकता और मैं बिस्तर से उठकर फिर उसी खिड़की के पास जाती हूं और उसी मकान को देखती हूं।
बार बार उस मकान को देखकर मुझे न जाने कितने रहस्य नजर आ रहे थे। खैर, रात तो इस उधेड़-बुन में निकल गई और मेरी आंखों में नींद का कोई नामो निशान नहीं था। मैं सुबह एकदम तरोताज़ा होकर उठ गई और जल्दी से अपने कामों में लग गई। मैं रणवीर को टिफिन देकर बाएं करती हुई दरवाज़ा बंद करके ऊपर आती है। बस अब तो मुझे इस मकान के बारे में सब कुछ जानना है। मैं जब भी अपने घर की खिड़की से गुजरती, मेरी आंखें बरबस ही उस मकान की ओर एक बार जरूर देख लेती, जैसे मानो कोई अदृश्य शक्ति मुझे उस ओर खींच रही हो। और मैंने आज फिर हिम्मत करके उसी मकान की ओर अपने कदम बढ़ा दिए। लेकिन ये क्या, कल तक जो दरवाज़ा खुला हुआ था, आज वह अंदर से बंद है। मैं अपने हल्के हाथों से उस दरवाजे को जैसे ही अंदर की ओर ढकेलती हूँ, दरवाज़ा बंद होता है। अब मेरे सामने यह दूसरा रहस्य खड़ा हो जाता है। कई बार दरवाज़ा ताकत लगाने पर भी नहीं खुलता तो मैं पीछे से दौड़कर उस दरवाजे को धक्का मारती हूँ, लेकिन वह फिर भी नहीं खुलता। अब मैं बार बार यह सोचकर हैरान थी कि दरवाज़ा बंद कैसे हुआ, जो कल तक खुला हुआ था। आज वह दरवाज़ा बंद क्यों है? और मैं जाली से फिर उसी मकान की ओर अंदर झांकती हूँ, लेकिन आज मुझे कुछ नहीं दिख रहा था, केवल अंधेरा ही अंधेरा था। अचानक कानों में किसी औरत की गाने की आवाज़ गूंज जाती है और उसी गाने के साथ छम छम पायलों की भी सुनाई पड़ती है। आज मुझे किसी बच्चे के रोने की आवाज़ नहीं आई। मैं पूरी तरह उसी मकान को देखने और सुनने में इतनी गहराई में खो चुकी थी कि अचानक पीछे से आवाज़ आती है, यहाँ क्या कर रही है? मैं चौंक कर पीछे देखती हूँ तो पीछे एक बूढ़ा आदमी बड़ा अजीब सा खड़ा हुआ होता है, जिसे देखकर मैं एक बार तो डर जाती हूँ और वह मुझसे पूछता है, यहाँ क्या लेने आई है? जब तक मैं उससे कुछ पूछती, वह बहुत तेज कदमों में आंखों से आगे से ओझल हो चुका था। मैंने आज तक इतनी तेज कदम की चाल नहीं देखी थी। जब तक मैं उसके पीछे आती, वह आदमी गायब हो चुका था। इतने में मेरे को याद आया, आज रणवीर जल्दी आ जाएगा ऑफिस से और उसके लिए मेरा घर पर होना बहुत ज़रूरी है। यह सोचकर मैं वापस घर की ओर चल पड़ी और अपने साथ नए रहस्य की गुत्थी को सुलझाने की नई कड़ी भी लेकर वापस आ रही थी। लेकिन मैंने मन ही मन ठान लिया था कि मैं अब इस रहस्य से पर्दा उठाकर रहूंगी। मैं रोज की तरह जल्दी से उठकर किचन में जुट गई। इतने में रणवीर ने आवाज दी, राधिका, आज नाश्ते में केवल ब्रेड बटर देना। लेकिन मैं हलवा बनाकर ले आई। रणवीर यह देखकर कहने लगा, क्या बात है राधिका, आजकल तुम्हारा ध्यान कहाँ रहता है? मैं कुछ दिनों से देख रहा हूं, इधर तुम खोई खोई सी रहती हो, ना कुछ बोलती हो, बस अपनी ही धुन में मगन रहती हो। मैं कहता कुछ और हूं, तुम करती कुछ और हो। क्या हुआ है तुमको? मैंने रणवीर की बातों को सुनकर अनसुना करते हुए कहा, नहीं रणवीर, ऐसा तो कुछ भी नहीं। आपने कहा था हलवा बना दो, मैंने बना दिया। इस पर रणवीर मेरे पास आकर हंसकर कहता है, मैंने तुमसे ब्रेड बटर मांगा था और तुमने हलवा बना दिया। चलो कोई बात नहीं, आज मैं यही खाता हूं। और थोड़ी ही देर में रणवीर नाश्ता करके अपना टिफिन लेकर ऑफिस की ओर चल देता है। इधर मेरे मन में रहस्य की परतें जमी चली जा रही थी, जो मेरे को अंदर तक व्याकुल बेचैन कर रही थी। मैं घर का काम खत्म कर चल पड़ी उसी मकान की ओर। मुझे उस मकान की ओर जाता देख सामने से आती हुई एक औरत पूछती है, बीबी जी, आप रोज रोज इस मकान की ओर क्यों जाती हैं? मैंने आपको कई बार जाते देखा है, क्या आपको कुछ पता नहीं है इसके बारे में? उसकी बात सुनकर मैं वहीं रुक गई और कहने लगी, नहीं, मुझे कुछ पता नहीं है, लेकिन कोई अदृश्य शक्ति जैसे मुझे इस मकान की ओर खींचती है। और तुम कौन हो? तुम इस मकान के बारे में क्या जानती हो? इस पर उस औरत ने कहा, अरे मेरी पुश्तों ने इस मकान में काम किया है, लेकिन अब यह मकान नहीं है, एक भूतिया खंडहर है। इसलिए मैं आपको सलाह देती हूं कि कभी आप अब इसकी ओर रुख ना करें, वरना बहुत नुकसान उठाएंगी। उस औरत की बातों को सुनकर मेरे को लगने लगा कि मेरे सवालों से पर्दा उठाने के लिए आज मुझे कोई मिल गया और मैं उस औरत से सवाल पर सवाल करने लगी। बताओ, तुम क्या जानती हो उस मकान के बारे में? वो औरत कहने लगी, मैं इनके यहाँ झाड़ू पोंछा बर्तन करती थी,
मेरा आदमी इनके यहाँ गाड़ियां पोंछने धुलने का काम करता था। इस बात को हुए आज पूरे 40 साल हो गए हैं, लेकिन आज इसी मकान से हमें वह भयानक दुख मिला है कि शायद अब इस जन्म में हम नहीं भर सकते। उस औरत की यह बातें सुनकर मैंने कहा, कौन सा दुख तुम्हें मिला है, मुझे बताओ। तो वो औरत कहने लगी, चलो मेरे घर चलो, मैं तुम्हें जीता जागता सबूत दिखा दूं। मैं यह सब सुनकर अंदर ही अंदर जैसे खुश भी हो रही थी, लेकिन दहशत की गांठें भी बढ़ती जा रही थी। मैंने हिम्मत करके उस औरत के साथ जाने का फैसला कर लिया। घर पहुंचते ही उस औरत ने मेरे से कहा, आप यहीं रुकिए। और वह औरत अपने छोटे से घर में जाकर जाने क्या अगरबत्ती लोबान जलाकर एक कमरे के आगे रख दिया और कुछ मन ही मन बुदबुदाने लगी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रही हो। यह सब मैं साफ देख रही थी। थोड़ी ही देर में उस औरत ने मेरे को इशारे से अंदर बुलाया और कहा, आप यहीं खड़ी रहिएगा, बस केवल देखिएगा, अंदर मत जाइएगा। तो मैंने भी कहा, ठीक है। मेरे को अब ऐसा लग रहा था जैसे मेरे रहस्य की गुत्थी धीरे धीरे सुलझ रही है। और उस औरत ने जाकर जैसे ही दरवाजा खोला, मेरी आंखों ने जो देखा उसे देखकर मेरी तो चीख निकल गई। दरवाजा खुलते ही मैं देखती हूं कि लगभग 30 वर्ष की लड़की, जिसके पूरे शरीर में खून के निशान हैं, वह दोनों पैरों को अपने सिर पर रखकर बड़े अजीब ढंग में बैठी हुई है। दोनों आंखों की पुतलियां आसमान की ओर और हाथों की उंगलियों एक पर एक चढ़ाए। बाल चेहरे पर बिखरे हुए, ठीक तरह से चेहरा नहीं दिख रहा है। पूरे होंठ जैसे किसी ने खून से रंग दिया हो। वह कमरे की छत को देखकर बड़ी तेज तेज हंस रही है और जरा ही देर में उठकर खड़ी होकर कभी दीवार पर चढ़ जाती है, फिर वापस बैठकर जाने आपस में ही जाने क्या बातें कर रही हैं। यह दृश्य मेरे लिए जीवन में पहली बार था। मेरे को देखते ही उसने बड़ी बड़ी आंखें कर ली और भर्राई हुई आवाज में पूछती है, क्यों गई थी तू मेरे कमरे में? यह नजारा मेरे को अंदर तक हिला देता है और दहशत से मेरी हिम्मत जवाब दे जाती है और मुझे चक्कर आता है और जमीन पर बेहोश होकर गिर पड़ती हूं। इतने में वह औरत पानी की कुछ बूंदें मेरे चेहरे पर डालती है। जरा देर में मेरे को होश आता है। होश आते ही मैं जैसे तैसे किसी तरह खड़ी होती हूं और उल्टे पांव दरवाजा खोलकर भागने की जैसे ही कोशिश करती हूं, तो वह औरत मेरे से कहती है, बस जान चुकी। जब हिम्मत नहीं है तुम्हारे कलेजे में तो क्यों इतनी जिज्ञासा रखती हो? ये सुनते ही मैं रुक गई और मन ही मन सोचने लगी, एक ना एक दिन तो मुझे यह जानना ही है। लेकिन मेरी जबान जैसे हलक में दब गई हो। मैंने उस औरत से डरते डरते पूछा, कौन है ये? वो औरत कहती है, यह मेरी बेटी है और इसके अंदर एक नहीं 4 आत्माएं बैठी हुई हैं। कभी यह किसी औरत की भारी आवाज में बोलती है, अचानक दूसरे ही पल यह बच्चों की आवाज में बात करती है। अगर तुम्हें इसके बारे में जानना है तो तुम्हें यहां पर कई दिन आना पड़ेगा। तभी मैं क्या देखती हूं कि अचानक वह लड़की आपस में बात करती हुई कहती है, मेरा क्लास में कोई फ्रेंड नहीं है। फिर दूसरे ही पल एकदम शांत हो जाती है। शांत होते ही जैसे किसी दूसरी आत्मा की हरकत होती है। उस पर वह बोलती है, मम्मा मैं खेलने जाऊं। अचानक उसके अंदर औरत की आवाज आती है, चलो सब लोग सो जाओ, अब जो करना कल करना। और फिर वह लड़की लेट जाती है, लेकिन जरा देर में फिर उठकर बैठ जाती है। वो 10-15 बार लगातार अपने चेहरे पर वार करती है। फिर बड़ी डरावनी आवाज में उसके रोने की आवाज आती है। अगले ही पल जैसे सब कुछ ठीक हो गया, उसके हंसने की आवाज आती है। हंसते हुए लगता है जैसे उसके अंदर से कई लोग हंस रहे हों, क्योंकि हर हंसी की आवाज अलग अलग थी, जिसमें कुछ बच्चे और एक औरत की, हर आत्मा के अलग आवाज, जिसको मैं साफ साफ सुन पा रही थी। लेकिन हैरानी और दहशत से मेरे खुद के रोंगटे खड़े हुए जा रहे थे और मैं यह विश्वास ही नहीं कर पा रही थी और अंदर ही अंदर सोच रही थी कि क्या मैं जो देख रही हूं वह सच है? क्या एक लड़की के अंदर से इतनी आवाजें आ सकती है? यह सब होते हुए बहुत देर हो जाती है। अचानक मेरे को रणवीर का ख्याल आता है और मैं उस औरत से यह कहकर घर की ओर चल पड़ती हूं कि कल फिर आऊंगी। अगले दिन मैं अपने मन को पूरी तरह मजबूत करके आती हूं
क्योंकि मुझे हर रहस्य को जानना है और मैं यह भी जानना चाहती है कि इस लड़की को कैसे पता कि मैं उस मकान में गई थी। रहस्य की परतों की उथल पुथल मेरे अंदर मची हुई थी। मैं सीधे जाकर उस औरत के घर का दरवाज़ा खटखटाती हूँ। इतने में वह औरत दरवाज़ा खोलती है और मैंने अंदर दाखिल होते हुए उस औरत से कहा, मैं आज तुम्हारी बेटी से अकेले में बात करना चाहती हूँ। ये सुनकर औरत दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए कहती है, ना बाबा ना, ये मत करना, क्योंकि फिर जो होगा वह तुम्हारी ही जिम्मेदारी होगी, क्योंकि मैं खुद अकेले इसके पास नहीं जाती। लेकिन मैंने दोबारा जोर देकर कहा कि नहीं, मुझे सब कुछ अकेले जाना है। मैं अपनी जिद पर अड़ी रहती हूँ। इतने में वह औरत कहती है, ठीक है, तुम जानो तुम्हारा काम। और मैं धीरे से दरवाज़ा खोलती हूँ। दरवाज़ा खोलते ही मैं देखती हूँ कि आज वह लड़की आंखें बंद करके जाने क्या अंदर ही अंदर बोल रही थी। मैं उसकी आंखें खुलने का इंतज़ार करती हूँ। ज़रा ही देर में वह लड़की आंखें खोलती है और सामने मेरे को देखकर मुझे घूरने लगती है। मैंने उस लड़की से पूछा, तू मुझे इस तरह क्यों देख रही है? इस पर वह लड़की अपने अंदर ही अंदर जाने कितने लोगों से बात करती हुई कहती है, क्या इसको बता दूं? लेकिन जैसे उसके अंदर ही दूसरी आत्मा कहती है, नहीं, कुछ मत बताना इसको। और फिर वह लड़की दीवार की तरफ मुंह करके बैठ जाती है। इस पर मैं हिम्मत करके उसके पास जाती हूँ और उससे पूछती हूँ, तुम लोग कौन हो? मेरे यह पूछते ही उस लड़की के अंदर से तरह तरह की हंसने की आवाज़ें आने लगती हैं और अचानक उठते ही उसने मेरे को एक हाथ से उठाकर हवा में नचाकर कमरे से बाहर फेंक दिया। यह देखते ही उस औरत को लगने लगा कि अब मैं यहाँ कभी नहीं आऊँगी। लेकिन उसे क्या पता था कि मैं पूरी तरह से दांत पर दांत रख कर आई हूँ कि किसी भी तरह मुझे उस तय तक पहुँचना है। मैं जैसे ही संभल कर उठकर खड़ी होती हूँ, वो औरत मुझसे कहती है, देखा, बीबी जी मैं कहती थी ना कि इसके पास अकेले मत जाइए, लेकिन आप मानी नहीं। चोट तो नहीं लगी आपको? मैंने उस औरत से कहा, एक बात बताओ, मैं यह सब तो पहली बार देख रही हूँ। इसके अंदर इतनी ताकत कैसे है? इसने कैसे मुझे एक हाथ से उठाया और हवा में फेंक दिया? वह औरत कहती है, मैं जो आपको बताने जा रही हूँ, इस पर आपको विश्वास भी नहीं होगा। यह खाना बिल्कुल नहीं खाती है। इसके अंदर उन आत्माओं की शक्ति है। अगर वह आत्माएं इसके अंदर से निकल जाए तो यह कुछ भी नहीं है और वह सब मिलकर इसको खोखला बना दे रही हैं। इसको मैं कितनी भी रोटी दे दूं खाने को, यह सारी रोटियां अपने मुंह में जाने कहां दबाए रहती है। पेट में एक भी नहीं जाती और थोड़ी ही देर में सारी रोटियों थूक देती है। मुझे भी आज तक नहीं पता इसके अंदर कितनी ताकत है। मैंने उस औरत से कहा, क्या आज तक तुमने किसी बाबा तांत्रिक से इसके लिए नहीं पूछा? तो उस औरत ने कहा, इसकी भी एक बड़ी विचित्र कहानी है, आपको जानकर विश्वास नहीं होगा। मैंने जितने भी बाबा तांत्रिक को इसके लिए लाने की सोची, ऐसा कोई न कोई कारण या संयोग हो जाता है कि वह खत्म हो जाता है। इस तक आज तक कोई बाबा तांत्रिक पहुंच ही नहीं पाया। जैसे इन आत्माओं ने मेरी बेटी से शरीर को हमेशा के लिए कैद कर लिया हो। वरना मेरी बेटी बहुत सुंदर थी, हर कामकाज में होशियार थी। ऐसा कोई गुण नहीं था जो इसमें नहीं था। ये कहकर वह औरत रोने लगती है। उस औरत को चुप करते हुए, ढांढस बंधाते हुए मैंने उससे कहा, आप चिंता ना करें, मैं किसी अच्छे तांत्रिक को देखती हूँ। और यह कहकर मैं अपने घर की ओर वापस चल देती हूँ और अपने साथ एक बहुत ही डरावना कड़वा अनुभव लिए हुए। मैं मन ही मन सोचती हूँ कि तांत्रिक का पता लगाने के लिए मुझे रणवीर से बात करनी पड़ेगी और उसे यह सारा किस्सा बताना पड़ेगा। लेकिन फिर मेरे मन कहता है, कहीं ऐसा ना हो रणवीर मना कर दे। लेकिन मैंने हिम्मत करके रणवीर को यह सब बताने के लिए पूरी तरह से मन बना लिया था। रणवीर को नाश्ता देते हुए मैंने कहा, रणवीर मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। रणवीर बोला, हाँ बोलो, क्या बात है? मैंने एक एक करके रणवीर को सारी बातें बता दी। मेरी बातों को सुनकर रणवीर कहता है, तुम इन सब चक्करों में कहां पड़ गई? तभी मैं देख रहा हूं कई दिनों से कि तुम बदली बदली सी क्यों हो। तुम मुझसे भी कितना दूर हो गई हो। तुम्हारा व्यवहार भी पहले से बहुत बदल गया है। मेरी बात मानो राधिका, इन सब चक्करों में मत पड़ो।
तुम्हें अगर कोई बात परेशान करती है तो मैं थोड़े ही दिनों में यह मकान खाली कर दूंगा और हम दूसरी जगह किराए पर अच्छा कमरा देखकर ले लेंगे। लेकिन मैं रणवीर की यह बातें सुनकर बिल्कुल भी उसकी बातों पर सहमत नहीं हुई। मैंने कहा, नहीं रणवीर, मुझे इस तह तक जाना है। मैं जानना चाहती हूँ आखिर यह आत्माओं का खेल होता क्या है। तुम अच्छे तांत्रिक का पता लगाओ। मेरी जिद के आगे रणवीर कुछ न कर सका और मेरे को ढांढस बंधाते हुए बोला, अच्छा ठीक है, तुम्हारे कहने पर मैं पता लगाता हूँ, लेकिन यह भी तुम जान लो, मैं अब जल्दी से ही यह मकान खाली कर दूंगा। मैंने कहा, ठीक है। मैं पूरे दिन बेचैन रही और शाम के लिए रणवीर का इंतजार करती रही। शाम को रणवीर ऑफिस से आकर कहता है, राधिका, मैंने अच्छे तांत्रिक का पता लगा लिया है, कल हम दोनों उसके पास चलेंगे। ये सुनकर मैं बहुत खुश हो जाती हूँ और रात के गुजरने का इंतजार करने लगती हूँ। सुबह होते ही मैं जल्दी से घर का काम खत्म करके रणवीर के साथ उस तांत्रिक के पास निकल जाती हूँ। वहां का नज़ारा देखते ही मैं हैरान रह जाती हूँ, क्योंकि यह सब मैं अपनी आंखों से पहली बार देख रही थी। एक तांत्रिक जिसके माथे पर काला टीका है, बड़े बड़े बाल हैं, उसने काले वस्त्र पहने हैं, आंखें बंद करके मंत्र जाप कर रहा है, गले में रंगीन बड़ी बड़ी मोतियों की माला पड़ी हुई है और वह ऐसा लग रहा है जैसे किसी जानवर की बलि देकर उसकी खाल की बैठने का आसन बनाया है और उसी पर वह पालथी मारकर पद्मासन की मुद्रा में बैठा हुआ है। उसके सामने नरकंकाल की खोपड़ी रखी है, कब्रिस्तान की राख और कुछ हड्डियां गिलहरी की पूंछ के बाल रखे हैं और काली मिट्टी रखी है। एक कटोरे में खून रखा है और हवन कुंड में अग्नि जल रही है। अचानक उस तांत्रिक की आंख खुलती है और वह बड़ी तेजी से ओम फट स्वाहा बोलता है। फिर वह मंत्र को दोहराता है, ओम हीम क्लीम। ऐसा लग रहा है जैसे वह किसी आत्मा को वश में करने के लिए ऐसे मंत्रों का आवेश में जाप कर रहा है। उस तांत्रिक की पूजा खत्म होने का मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद उस तांत्रिक के बंद आंखें खुलती हैं और वह अपने चारों ओर अपना सिर घुमाकर देखता है, जैसे वह किसी अदृश्य चीज को देखने की कोशिश कर रहा है, और फिर आंख बंद करके दोनों हाथ जोड़कर जैसे किसी को विदा कर रहा है। यह क्रियाकलाप समाप्त होते ही उस तांत्रिक की नजर मेरे पर पड़ती है और मैं तो इंतजार कर ही रही थी कि कब तांत्रिक मेरी ओर देखे और मैं अपनी बात कहूं। मेरे को देखते ही उस तांत्रिक ने कहा, कहो बेटी, किस उद्देश्य से आई हो। तांत्रिक के मुंह से यह बात सुनकर मैंने उन्हें बताना शुरू किया, लेकिन मेरे बोलने से पहले ही जैसे तांत्रिक कुछ कुछ समझ रहा था और इतने में मैंने भी सारे दृश्य का वर्णन उस तांत्रिक से कर दिया। मैं बेबस होकर उस तांत्रिक से उपाय की मांग करने लगी, जिससे उस औरत की निर्दोष बच्ची की जान बच जाए और वह आत्माएं हमेशा के लिए उस औरत के घर से निकल जाए। मेरी बात सुनकर तांत्रिक कुछ घबरा सा गया, लेकिन फिर सारे माजरे को समझकर उस तांत्रिक ने मेरे को एक बात बताई और कहा, तुम जिस लड़की की बात कर रहे हो, मैं अपने दिव्य दृष्टि से देख रहा हूं कि उसके अंदर 4 आत्माओं का वास है, जिसमें 3 बच्चे हैं और एक औरत, और यह चारों बहुत शक्तिशाली है। और तुम यह बताओ, उसने तुम पर वार तो नहीं किया? इस पर मैंने कहा, अरे उसके हाथों में तो इतनी ताकत है कि उसने मुझे हवा में उठाकर नचाकर फेंक भी दिया। तांत्रिक ने मेरी ओर देखते हुए कहा, तुम बहुत भाग्यशाली हो जो तुम बच गई, वरना इस तरह तुम्हारा बचना बहुत मुश्किल था। सबसे पहले मैं तुम्हें अपने मंत्र से तुम्हारे शरीर को एक सुरक्षा कवच में प्रदान करता हूं, जिससे तुम्हें वह आत्माएं कुछ नहीं कर सकती। वह कितनी भी कोशिश कर लेंगे, लेकिन तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचा सकेंगी। और मैं देख रही थी कि तांत्रिक आंख बंद करके किसी मंत्र को कई बार पढ़कर मेरे चारों ओर जैसे कोई सुरक्षा कवच पहना दिया हो। उसने कहा, लेकिन मैं ये बात तुमसे कह देता हूं कि उस बच्ची की जान अब बच नहीं सकती, क्योंकि आत्माएं भी कई प्रकार की होती हैं। कुछ आत्माएं बहुत शुद्ध होती हैं, वह किसी का नुकसान नहीं पहुंचाती, और यह आत्माएं श्रापित आत्माएं हैं, क्योंकि यह जहां पर रहती थी वह एक श्रापित मकान था और उस मकान को भी श्राप है। कभी भी उस मकान में कोई रहने नहीं आएगा
और एक दिन ऐसा आएगा कि वह मकान तूफान में ढल जाएगा। वहां पर केवल समतल जमीन दिखेगी और भविष्य में कभी उस जमीन पर कोई भी मकान बनाने की नहीं सोचेगा और उस खाली पड़ी जमीन को भी किसी को खरीदने की हिम्मत नहीं होगी। तांत्रिक अपनी दिव्य दृष्टि से सब मेरे को बताता चला जा रहा था और मैं भी हैरान होकर बड़े आश्चर्य से तांत्रिक की बात सुनती चली जा रही थी, लेकिन मुझे किसी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था। लेकिन तांत्रिक के मुंह से यह बात सुनकर मैं बहुत घबरा कर डर और सहम जरूर गई थी। रणवीर ने तुरंत मेरे से कहा, राधिका चलो यहां से, अब तुम्हें इस झमेले में और नहीं पड़ना। मैं कल ही ये कमरा खाली कर देता हूं, नहीं तो तुम दिन भर यही सोचोगी। लेकिन मैं अब मानने वाली कहां थी, क्योंकि मैं इस राह पर इतना आगे बढ़ चुकी थी कि मेरा लौटना मुश्किल था और मेरे को भी यह नहीं पता था कि ये जानने की इच्छा मुझे यहां तक ले आएगी। इतने में तांत्रिक हरे और पीले नींबू की माला, जिसमें बीच बीच में लाल मिर्च भी लगे हुए हैं, बड़ी सी माला बनाकर मेरे को देते हुए कहता है, यह माला तुम उस लड़की को पहना देना। लेकिन मुझे यह पता है कि वो यह पहनने से इनकार करेगी, लेकिन तुम अपनी पूरी कोशिश करना और कोशिश यही रहे कि वह यह माला यदि 24 घंटे पहने रहती है, तभी हम उसके शरीर में व्याप्त आत्माओं को अपने वश में कर सकते हैं, अन्यथा बहुत मुश्किल है। और हाथों से एक पुड़िया देते हुए कहा, इसमें थोड़ी कब्रिस्तान की मेरी साधना की हुई राख है, इसका प्रयोग तुम अंत में करना। सारा सामान लेकर रणवीर और मैं घर की ओर लौट आते हैं, लेकिन अब रणवीर मेरे को लेकर बहुत चिंतित था, क्योंकि मैं उसे जान से प्यारी थी। बार बार उसके मन में एक ही बात परेशान कर रही है, कहीं मेरे को कुछ ना हो जाए। और मन ही मन वह जल्दी से जल्दी यह किराए का मकान खाली करने की सोच रहा था। लेकिन उसे यह भी पता है कि मैं जब तक इसे अंजाम नहीं दे दूंगी, तब तक वह कहीं नहीं जाने वाला। अब रणवीर हरदम मेरे साथ ही रहने की सोचने लगा था। रात की पहर बीत जाने के बाद सुबह होते ही मैं अपने काम में लग जाती हूं और मैंने देखा कि रणवीर आराम से सो रहा है। मैं किचन से वापस आई और रणवीर को जगाते हुए कहती हूं, क्या हुआ जो तुम्हें ऑफिस नहीं जाना? इस पर रणवीर कहता है, नहीं, अब मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं जाऊंगा, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, तुम ऑफिस जाओ, मैं सब संभाल लूंगी। लेकिन रणवीर का मन नहीं मानता। रणवीर कहता है, नहीं, मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। तो मैं जल्दी से घर का काम खत्म कर रणवीर के साथ उसी औरत के घर की ओर निकल पड़ती हूं। थोड़ी सी देर में उस औरत का घर आ जाता है और मैं दरवाजे पर खटखट करती हूं। वह औरत आकर दरवाजा खोलती है और रणवीर को मेरे साथ देखकर बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि अब उसे लगने लगता है कि शायद उसकी बेटी बचाएगी। औरत जल्दी से एक कुर्सी लाती है और रणवीर को बोली, बाबूजी इस पर बैठ जाइए। रणवीर उस कुर्सी पर बैठ जाता है और मैं उसी कमरे की ओर बढ़ने लगती हूं जहां उस औरत की बच्ची रहती है। मैं अपने हल्के हाथों से दरवाजा खोलती हूं। मैंने देखती हूं कि वह सिर के बल दोनों पैरों को ऊपर करके दोनों हाथों को अपने चेहरे को पीट रही है। यह इतना भयावह डरावना दृश्य था कि मैं उसे देखकर सहम गई और मेरी जबान हलक में चली गई। डर की वजह से मेरी बोलती नहीं निकल रही थी। अब मैं यह इंतजार कर रही थी कि वह लड़की पहले सीधी मुद्रा में बैठे, तब माला मैं उसके गले में पहनाऊं। लेकिन जैसे उन आत्माओं को पहले ही पता चल गया था कि आज उनके लिए माला आने वाली है, और अचानक उस लड़की के अंदर से कई आत्माओं की आवाज आती है। वह अपनी दोनों आंखों की पुतलियों को आसमान में टांग कर कहती है, तुम्हारे इस माला में कितने नींबू हैं? यह कहकर बहुत तेज हंसने लगती है। उस लड़की के मुंह से यह बात सुनकर मैं दहशत में आ जाती हूं और सोचने लगती हूं कि इसको कैसे पता कि मेरे पास में माला है। लेकिन मेरे ऊपर सुरक्षा चक्कर लगा हुआ था जो उन तांत्रिक ने लगाया था, तो मैं थोड़ी निडर थी। तो मैंने उसे जोर से कहा, तुम्हें कैसे पता मेरे पास माला है? यह सुनकर उन आत्माओं की आवाज आती है, मुझे सब पता है। गुर्राई हुई आवाज में यह कहकर तुरंत हवा में उछलकर वह लड़की बैठ जाती है। यह दृश्य मेरे को अंदर से हिला देने वाला था। उसके सीधे बैठते ही मैंने तुरंत वह माला निकाली
और उसके गले में डाल दी। माला पड़ते ही जैसे उन आत्माओं का करुण क्रंदन शुरू हो गया। बड़ी डरावनी आवाज में सब रोने लगे। ऐसे लग रहा था उसमें बच्चे और औरत की एक साथ रोने की कई तरह की आवाजें सुनाई पड़ने लगी। मैं अपने काम में सफलता देख बहुत खुश हो रही थी और फिर मैं कमरे से निकलकर उस औरत से कहने लगी, यह माला इसके गले में 24 घंटे पड़ी रहनी चाहिए और तुम देखना ये उतारने ना पाए। वो औरत मेरी बातों को बखूबी समझकर बोली, जी बीबी जी, मैं पूरा ध्यान रखूंगी। और वो बहुत खुश नजर आ रही थी। मैं और रणवीर अपने घर की ओर चल दिए। अगले ही दिन रणवीर और मैं सुबह ही उस औरत के घर की ओर निकल पड़ते हैं और दरवाजे पर खटखट होते ही वह औरत तुरंत दरवाजा खोलती है। मैं और रणवीर अंदर दाखिल होते हैं। मैं कल की पहनाई गई माला का परिणाम देखने को आतुर थी, लेकिन यह क्या, अंदर का नजारा तो बड़ा भयावह निकला। उस लड़की पर नजर पड़ते ही मेरी तो चीख निकल गई और रणवीर पीछे से दौड़ा दौड़ा आया। क्या हुआ राधिका? लेकिन मैंने रणवीर को अंदर नहीं आने दिया। मैंने देखा कि उस लड़की ने नींबू की माला को तोड़ तोड़ कर सारे नींबू को अपने हाथों से मसल दिया और आज उस लड़की के शरीर का रंग लाल पड़ गया है। आंखें गुस्से से खून की तरह लाल हो गई हैं और वह लड़की मेरे को घूरे जा रही थी। मैं अब समझ गई कि इसने माला को 24 घंटे अपनी ऊपर रहने नहीं दिया। मैं उस लड़की से अकेले में ही बात करना चाहती थी, क्योंकि अब मुझे यह पता था कि मैं तांत्रिक द्वारा मंत्र से सुरक्षित हूं और आत्माएं मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। तो मैंने उन आत्माओं से सीधा संपर्क करना चाहा। मैंने उन लड़की की आत्माओं से कहा, तुम लोग क्यों इसको परेशान कर रही हो? इसके शरीर को छोड़ दो। इस पर उन आत्माओं की बड़ी तेज हंसने की और फिर गुस्से से बोलने की आवाज आई, हम इसको क्यों छोड़े? इतना सुंदर शरीर मिला है हम लोगों को, हमें यहाँ कोई तकलीफ नहीं और ये हमारी बहुत अच्छी सहेली है। तुम जहाँ उस मकान के कमरे में गई थी वहाँ ये हम लोगों के साथ खेलने आती थी। हम इसकी जान लेकर ही जाएंगे। और यह कहकर बहुत तेज हंसने लगी। इतने में अचानक उस लड़की ने उठकर मेरे को बहुत तेज उठाकर उस कमरे से फेंकने की कोशिश की, लेकिन मैंने भी अपनी ताकत से उसको वहीं पर बैठा दिया। मैंने उन आत्मा से पूछा, तुम लोग इसकी जान क्यों लेना चाहती हो? लेकिन इस बार उन आत्माओं ने मेरी बात का जवाब ना दिया और वह सब आपस में ही बात कर रही थी। कभी हंस रही थी, कभी रो रही थी, फिर कभी उठकर अजीब अजीब हरकतें कर रही थी। ऐसा लग रहा था वह मेरे को सुनना ही नहीं चाहती। मैं उस कमरे से निकलकर बाहर आ जाती हूँ। बाहर रणवीर अकेला बैठा था। मैंने रणवीर को पूरी बात बताई और हम दोनों दोबारा उस तांत्रिक के पास जाते हैं। लेकिन यह क्या, आज उस तांत्रिक की जगह कोई नहीं था। एकदम सुनसान सन्नाटा फैला हुआ था। पूछने पर पता लगा कि तांत्रिक बीती रात खत्म हो चुका है। यह सुनकर मैं तो हैरान रह गई। मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि अभी कल ही तो तांत्रिक से बात की और आज बीती रात को कैसे खत्म हो गया। अचानक मेरे दिमाग में आया कि तांत्रिक ने मेरे को वो राख दी थी कि अंत में इसका प्रयोग करना। लेकिन बार बार मेरे जहन में कई सवाल उठ रहे थे। क्या तांत्रिक को पता था कि यह श्रापित आत्माएं उस तक उसे नहीं पहुंचने देंगी? इसीलिए तांत्रिक ने सारे उपाय मेरे को बता दिए थे और मुझे उस लड़की की मां यानी उस औरत की भी बात याद आ गई, जिसने यह बताया था कि इन आत्माओं के पास कोई तांत्रिक बाबा आज तक नहीं पहुंचा है। अब मैं उस तांत्रिक के मर जाने पर उस औरत की कही बात को सत्य मान रही थी। ये एक संयोग ही था या अजीब घटना? क्या यह इन आत्माओं की चाल थी कि उन्होंने वहीं से उस तांत्रिक की जान ले ली? अब बारी है उस लड़की की जान लेने की। लेकिन इससे पहले कुछ हो, मैं उस आखिरी उपाय को भी उस लड़की पर आजमा कर उसके प्राण पूरी तरह से बचाना चाहती थी। तांत्रिक की मौत से मैं और रणवीर दोनों दहल गए थे, लेकिन मेरी और रणवीर दोनों की अब यह कोशिश थी कि कैसे भी करके उस निर्दोष बच्ची को बचा सके। इसीलिए हम फिर दूसरी सुबह जल्दी ही घर से निकल पड़ते हैं। खटखट होते ही दरवाजा रोज की तरह खुलता है और मैं अंदर दाखिल होती हुई सीधे उसी कमरे की ओर जाती हूँ। मेरे को देखते ही उस लड़की की भौहें तन जाती हैं और आंखों से जैसे लाल ज्वाला निकल रहा हो। बड़ी भर्राई हुई आवाज में वो मुझसे कहती है,
देख लिया तूने, तांत्रिक का प्रयोग किया था मेरे ऊपर। अब आज के 21वें दिन के बाद यह लड़की भी नहीं बचेगी। यह कहकर आसमान की ओर देखकर बहुत तेज हंसने लगती है। इतने में मैंने तांत्रिक द्वारा दी गई उस राख को इस लड़की के ऊपर डाल दिया। राख के पड़ते ही सब आत्माएं तिलमिला उठी, जैसे वह शरीर से निकलने के लिए बेताब हो रही हो, और मैंने बारी बारी करके 7 बार उस राख को उस लड़की पर डाला। इस पर वह लड़की बेचैन हो कि जमीन पर बुरी तरह लौटने लगती है, हाथ पैर पकड़ने लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई बहुत बुरी चीज उसके शरीर से निकलना चाह रही हो। अचानक उस लड़की के मुंह से फिर से आवाज आती है, जो भी करना हो तू कर ले, लेकिन इस लड़की को हम साथ लेकर ही जाएंगे। इतने में उसी आत्माओं से बच्ची की आवाज आती है, यही तो मेरी प्यारी फ्रेंड है। लेकिन तांत्रिक द्वारा साधना की दी गई राख सफल होती है और वह आत्मा एक एक करके उसके शरीर से निकलने लगती है। आत्माओं के निकलते ही वह लड़की जैसे एकदम नरकंकाल बन चुकी है। अब उसके शरीर में जान भी नहीं है, एकदम हाड़ मांस का पुतला। बची जिंदगी का भी अब कोई फायदा नहीं था, क्योंकि वह शक्ति आत्माओं की थी जिससे वह बोल रही थी। उन आत्माओं के निकलते ही यह निस्तेज हो गई और चलती फिरती जिंदा लाश के समान से जिंदगी हो गई। आत्माओं के निकलते ही मैं और रणवीर दोनों बहुत खुश हो जाते हैं और हम अपने काम में कहीं ना कहीं किसी हद तक सफल हुए दिखाई देने लगते हैं। इतने सालों बाद वह औरत अपनी बच्ची को पुराने रूप में पाकर बहुत खुश हो गई और मेरे और रणवीर का बहुत धन्यवाद देने लगी। मैं और रणवीर दोनों अपने घर की ओर चल देते हैं। कुछ दिन बाद मैंने सोचा कि जाकर उस बच्ची का हाल ले लेते हैं और मैं उसी के घर की ओर निकल पड़ती हूँ। दरवाजे पर खटखट होते ही औरत दरवाजा खोलती है और मैं फिर उसी कमरे की ओर बढ़ने लगती हूँ, लेकिन मेरे जाते ही वह औरत फूट फूट कर रोने लगती है और कहती है, बीवी जी अब मत जाइए उस कमरे में, उसमें कोई नहीं है। आपके जाने के बाद मेरी बेटी 21 दिन बाद मुझे और यह दुनिया छोड़कर चली गई। यह सुनकर मैं जैसे 7वें आसमान से नीचे गिर पड़ी और मेरे पैरों से जमीन खिसक गई। मुझे उन आत्माओं की कही बात याद आ गई जो उसके शरीर को छोड़ते वक्त कह गई थी। ठीक उतने ही गिनती के दिन बाद उसने उस बच्ची के प्राण ले लिए। यह हादसा देख मेरा तो जैसे मानसिक स्तर हिल गया और मुझे विश्वास नहीं हो रहा था कि क्या यह सच है, और मैं उल्टे पांव अपने घर की ओर चल पड़ती हूँ। शाम को रणवीर के आते ही मैंने सब कुछ रणवीर को बताया। रणवीर भी सुनकर सहम गया और अब रणवीर ने यह मकान खाली करने की अब पूरी तरह से ठान ली, क्योंकि अब उसे लग रहा है कि मैं इस हादसे के साथ यहाँ नहीं रह पाऊंगी। और अगले ही दिन वह नए मकान की खोज में निकल पड़ता है। शाम को आते ही रणवीर ने मेरे को बताया कि मैंने दूसरी जगह किराए पर मकान तलाश कर लिया है, हम आज ही यह घर खाली कर देंगे। हम उसी दिन यह घर खाली करके अपने दूसरे नए मकान में शिफ्ट हो जाते हैं। थोड़े समय बाद हमने वो शहर भी चेंज कर लिया और एक दूसरे शहर में रणवीर को जॉब मिल गई। जिंदगी यूं ही कट रही थी। मेरे 2 बच्चे भी हो जाते हैं। फिर करीब 10 साल के बाद मेरे मन में फिर से उसी मकान की याद आ जाती है और मैं बेचैन हो जाती हूँ उसी औरत से मिलने के लिए। मैंने रणवीर से अपने मन की बात कह दी। रणवीर कहता है, ठीक है, अभी तो मेरी छुट्टी नहीं है, अगले सैटरडे और संडे की मैं छुट्टी ले लेता हूँ। उसके बाद हम उस शहर में जाकर उस मकान को भी दिखाएंगे और तुम थोड़ी देर के लिए उस औरत से भी मिल लेना। 7 दिन बाद जैसे ही रणवीर की छुट्टी आती है तो हम उस मकान को देखने के लिए उस शहर में चले जाते हैं। जैसे ही हम वहां पर पहुंचते हैं तो देखकर बड़े हैरान हो जाते हैं। जिस मकान को देखकर मेरे मन में नकारात्मक भाव उत्पन्न होने लगते थे, आज वहां पर कोई मकान नहीं है। अगर है तो केवल खाली सपाट पड़ा समतल मैदान। यह देख मेरे को विश्वास नहीं हो रहा था और मैंने जाकर अपनी मकान मालकिन का दरवाजा खटखटाया, जहां पर हम पहले रह चुके थे, लेकिन बहुत बार खटखटाने के बाद भी दरवाजा न खुला। तब मैंने आस पड़ोस में पूछा तो लोगों ने बताया कि यह लोग मकान को बेचकर कहीं और चले गए हैं। अब मैं और रणवीर उस औरत के घर की ओर चल देते हैं। दरवाजा खटखट होते ही सामने वही औरत आती है, लेकिन अब वह बहुत बूढ़ी हो चुकी है।
वह दरवाज़ा खोलती है और मेरे को अब्बूझी नज़रों से देखने लगती है। तो मैंने जब उसे सब याद दिलाया तब उसे याद आया और बड़े ही उत्साह से उसने मुझे और रणवीर को घर बुलाया। मैंने उस औरत से उसी मकान के बारे में पूछा कि वह मकान कहाँ गया। वहाँ पर तो कुछ भी नहीं है। उस औरत ने बताया, बीबी जी आपको क्या बताएं, एक दिन अचानक तूफान आया और वह मकान मिट्टी के ढेर सा भरभरा कर गिर गया। इस बात को आज बहुत साल हो गए, लेकिन अब वह केवल एक खाली पड़ी श्रापित जमीन है। ना आज तक किसी ने इसको खरीदने की हिम्मत की, ना आज तक कोई उस खाली जमीन पर किसी ने पांव ही रखा, क्योंकि सबके मन में यह बैठ चुका है कि अगर गलती से भी उस जमीन पर हमारा पैर चला गया तो हमारे साथ कुछ अनहोनी घटना घट जाएगी और यह जगह आज पूरी तरह से श्रापित बन चुकी है। आज इतने सालों बाद मेरे को उस तांत्रिक द्वारा बताई हुई हर बात याद आ रही थी। उसकी बताई हर बात मेरे कानों में गूंज रही थी और आज मेरे को भी श्राप और वरदान में विश्वास हो चला था, क्योंकि मैंने अपनी आंखों से सारी घटनाएं देखी थी और सामने वह श्रापित बंजर जमीन मेरे लिए साक्षात उदाहरण थी। तो साथियों, आज की ये स्टोरी यहीं पर कंप्लीट होती है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको ये स्टोरी काफ़ी पसंद आई होगी। लेकिन फिर भी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने आखिर तक कहानी को सुना है तो फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको स्टोरी कैसी लगी। साथियों, मैं आपके लिए आगे भी ऐसे ही ज़बरदस्त और कमाल की कहानियाँ लाने का प्रयास करता रहूँगा। तो अगर अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फिर उस लाल बटन को दबाइए। वो कब काम आएगा? बाकी नेक्स्ट स्टोरी के लिए आप वेट करते रहिए। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और दूसरों का भी ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।